आगे इस आर्टिकल में हम देखने वाले हैं भारत में रहने वाले जो श्रीलंकाई तमिल लोग हैं जो कि रिफ्यूजी के तौर पर रह रहे हैं। वो लोग वहाँ से इंडिया भाग कर के क्यों आए, ऐसा क्या हुआ था श्रीलंका में। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका में कौन कौन से धर्मों के लोग रहते हैं। धर्म बोल सकते हैं आप, कम्युनिटी बोल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा श्रीलंका में बौद्ध लोगों की संख्या ज़्यादा है। और जाहिर सी बात है, जहाँ पर भी जिस देश में जिस धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं ना, दबदबा उनका ही रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर पॉलिटिक्स में भी यही लोग आगे रहेंगे, सरकार भी इनकी ही बनेगी। तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनकी कोई फिर सुनने वाला नहीं है। अब हम कह रहे हैं कि श्रीलंका में बौद्ध लोगों की संख्या ज़्यादा है, तमिल जो लोग रह रहे हैं इनकी आबादी भी वहाँ पर अच्छी खासी है। हम यदि बोलें कि 75% बौद्ध लोग हैं तो इनकी भी जो संख्या है काफ़ी अच्छी खासी है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ जो तमिल लोग रहते हैं ना, ज़्यादातर हिंदू धर्म को मानते हैं। यहाँ पर भी दो तरह के लोग रहते हैं, ठीक है। एक तो श्रीलंकाई तमिल होते हैं, मतलब जिनका हिस्सा पूरी जनसंख्या का लगभग 13% है। ये लोग श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में रहते हैं। इसके अलावा 4% आबादी भारतीय तमिलों की भी है जो लंबे वक्त से श्रीलंका में रह रहे हैं। ये लोग अंग्रेज़ों के ज़माने में चाय के बागानों में काम करने के लिए वहाँ गए थे और ये लोग यहीं के होकर रह गए हैं। देखा जाए तो श्रीलंका में तमिल लोगों के साथ हमेशा से भेदभाव होते रहा है। बौद्ध धर्म को मानने वाले सिंहली लोग और हिंदू धर्म को मानने वालों के बीच में हमेशा से ही वहाँ पर लड़ाई झगड़ा 36 का आंकड़ा रहा है। जैसे कि उनके बीच में विवाद कब खड़ा हुआ था, तो इसके लिए बोला जाता है सिंघली एक्ट आया था। सिंघली एक्ट कब आया था, कैसे आया था? इसमें बोला गया था कि देश की एकमात्र जो भाषा रहेगी, राष्ट्रीय भाषा रहेगी, वो सिंघली रहेगी। वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो कि उन्हीं लोगों को सपोर्ट करे। इंग्लिश को भी उन्होंने हटा दिया, इससे भी तमिल लोग नाराज़ हो गए। इसके बाद सबसे बड़ी समस्या 1972 में हुई थी, ठीक है। श्रीलंका सीलोन हुआ करता था और वो उसका मुखिया ब्रिटिश क्राउन ही हुआ करता था। 1970 में सिरिमोवा भंडारनायके के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1972 में सीलोन ने खुद को ब्रिटिश क्राउन से अलग कर दिया, मतलब वो आज़ाद हो गया और सीलोन का नाम पड़ गया अब लंका। इसको बदल करके कर दिया गया श्रीलंका। इसके बाद इन्होंने क्या काम किया, राज का धर्म घोषित कर दिया इन्होंने बौद्ध धर्म। इसलिए तो भारत ने क्या काम किया था, जब भारत आज़ाद हुआ था ना, तो उसने हिंदू को अपना राजधर्म घोषित नहीं किया था। उसने क्या किया था कि भाई भारत में हम किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं दे सकते हैं, क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। यदि ऐसा हम कर देंगे तो दूसरे धर्म वाले लोग नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन श्रीलंका ने उल्टा कर दिया, उसने बौद्ध धर्म को राष्ट्र का एकमात्र धर्म घोषित कर दिया। अब ये लोगों की जो विरोध है ना और भी ज़्यादा खड़ा हो गया। इनको लगा नहीं, हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा है, अब हमको एक अलग राज्य चाहिए। ऐसे ही करके दोनों धर्मों के बीच में, गुटों के बीच में लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। इसके बाद वहाँ की सरकार क्या काम करना चालू कर देती है, इन लोगों को मार करके भगाना चालू कर दी। भाग करके लोग कहाँ शरण ले रहे हैं, इंडिया में शरण ले रहे हैं। अब इंडिया ये लोग आ चुके हैं। अब ये लोग यहाँ पर कौन कौन सी समस्याओं को फेस कर रहे हैं, यहाँ पर मेनली इसी बात का फोकस किया जाता है। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है, उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं, जैसे कि इंडियाज़ एंड इंटर्न तमिलनाडु's रिफ्यूजी केयर मॉडल फॉर श्रीलंकन तमिल इज़ वन टू बी इम्यूलेटेड। देखिए, भारत सरकार और दूसरा राज्य सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है। श्रीलंकन जो तमिल लोग यहाँ पर रिफ्यूजी के तौर पर आ रहे हैं ना, उनकी हेल्प के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो जो रिफ्यूजी केयर मॉडल है,
जो रिफ्यूजी केयर मॉडल है उसको किस प्रकार से नकल करने की ज़रूरत है, किस प्रकार से कॉपी करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर यहाँ पर चर्चा करना है हमको। अब हम बात कर रहे हैं श्रीलंकन तमिल जो कि इंडिया आए हैं। श्रीलंका में रहने वाले जो तमिल लोग हैं इंडिया आए थे, मतलब तमिलनाडु के किनारे इनका आना चालू हुआ था पहली बार 1983 के दशक में, और अब ये लोग आ गए हैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के लोग आए हैं, सब कुछ इन्होंने खो दिया है। आखिर ये लोग आए क्यों थे? अपनी जान बचा कर के ये लोग भागे थे। हेट फील्ड एथनोसेंट्रिक वायलेंस वहाँ पर हो रहा था, ठीक है, जिसके चलते चलते इनका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। वहीं यदि हम बात करें कि इन्होंने भारत को ही क्यों चुना, दूसरे देश भी जा सकते थे, तो ये जो मोस्ट वल्नरेबल श्रीलंकन तमिल है ना, ये इंडिया पास में पड़ता है। दूसरे नंबर की बात ये है, ठीक है, आप इसको जल्दी से एक्सेस कर पा रहे हैं। दूसरा कि भाई आप अपनी सेम टू सेम भाषा वाले लोग, अपने खुद के रिलेशन वाले लोग हैं, उनके बीच में जा कर के आप रह सकते हैं। वहीं यदि हम संख्या के हिसाब से बात करें कि इनकी संख्या कितनी है, तो देखिए 1983 से यदि हम देखें तो 3,34,797 श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजी के तौर पर रह रहे हैं तमिलनाडु में। ये लोग 4 फेज़ में आए थे, और ये फेज़ में बताया जा रहा है जैसे कि 1983 से 1,34,054, ये 1983 से 87 के बीच में आए थे। 1,22,000 1989 और 90 के बीच में, 54,188 आए थे 1995 और 2002 के बीच में, एंड 24,556 आए थे 2005 से 24 के बीच में। करेंट स्टेटस की यदि हम बात करें 1 जनवरी 2024 तक लगभग 57,975 जो रिफ्यूजी हैं वो रह रहे हैं 105 गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे कैंप्स में तमिलनाडु में। एंड अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि जो 40,000 श्रीलंकन तमिल है, ये लोग आउटसाइड कैंपस में रह रहे हैं तमिलनाडु में पुलिस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। आगे हम चर्चा करते हैं कि भाई इन लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी है। One of an individual family living with basic facilities in hand to that of a sharing of basic facilities। ज़्यादातर ये लोग जो रह रहे हैं बेसिक फैसिलिटीज़ इनको जो मिल रही है ना, वो शेयरिंग वाली रहती है, जैसे कि टॉयलेट, घर हो गया, सब कुछ आपको शेयर करना है, आपका खुद का प्राइवेट कुछ नहीं होने वाला है। सेकेंड नंबर की बात ये है, अब इनका जो जीवन है ना पूरी तरह से बदल चुका है। ये लोग आइसोलेटेड कैंप्स में रह रहे हैं, अलग अलग लोकेशन में, आल्सो फ्रॉम देयर आउन होम सेट अप टू लाइफ इन हट। अलग से रहना तो आप झोपड़ी बना करके रहिए। ज़्यादातर इनके जो घर रहते हैं टेम्पररी शेड के रूप में या फिर कॉमन बिल्डिंग के तौर पर दिखाई देते हैं। ये लोग पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉमन वाटर रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं डेली उपयोग के लिए, ठीक है। मतलब इनके पास में जो नल का पानी है ना, पोर्टेबल वाटर है, वो लिमिटेड आता है। अब अगली बात यह है कि भाई यहाँ पर जो कैंप में लोग रह रहे हैं ना, वो लोग रजिस्टर्ड है, एंड एवरी पर्सन रिसीव ए मंथली डोल आफ्टर बाई मंथली रोल कॉल दैट इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन इन कैंप। कुल मिलाकर के कैंप में जो रह रहे हैं ना, रजिस्ट्रेशन हुआ है और इनको सुविधाएं भी मिल रही हैं, जैसे कि कैश डोल की बात करें, कैश भी मिल जा रहा है इनको। बहुत सारे लोग इससे बेनिफिट प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि फ्री हाउसिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर एंड मंथली फूड राशन। इसी को बोला जा रहा है क्या चीज़, मंथली डोल बोला जा रहा है। तीसरे नंबर पे इनको क्या क्या चीज़ मिल जा रहा है, ये लोग कुछ जो वेलफेयर स्कीम है स्टेट सरकार, स्टेट गवर्नमेंट की, जैसे कि तमिलनाडु चलाता है वुमेंस राइट्स स्कीम। महिलाओं को कहता है कि भाई आप लोग इतना मेहनत करते हैं घर में 8-8, 10-10, 12-12 घंटे, हम आपको मंथली सैलरी देंगे, सैलरी के तौर पर पैसा देंगे। तो 1,000 पर महीना मिल रहा है। तो सरकार यहाँ की कम से कम इतना तो है कि इन लोगों के बारे में सोचती है, जो अपने लोगों को दे रही है वो इन लोगों को भी दे रही है। वहीं एजुकेशन के मामले में देखें तो अभी ये लोग किस प्रकार का एजुकेशन प्राप्त कर पा रहे हैं।
रिफ्यूजी जो तमिल श्रीलंकन तमिल लोग हैं गवर्नमेंट स्कूल को एक्सेस कर पा रहे हैं, साथ ही साथ वो रिसीव करते हैं एडिशनल बेनिफिट 1,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से इफ़ दे प्रोग्रेस टू हायर एजुकेशन। यदि आप हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि आपका कॉलेज हो गया है, आपको आईआईटी करना है, बीई करना है, ये सारी चीज़ें करना है, तो सरकार कहती है कि हम महीना का 1,000 रुपये आपको देंगे। तो इतना सपोर्ट आपको मिल रहा है, आप सोच लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ वन टाइम एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम भी चलाए गए हैं जो कि अवेलेबल है रिफ्यूजी पर्सन के लिए, जैसे कि आर्ट साइंस कॉलेज स्टूडेंट, इनको 12,000 रुपये मिलता है। एंड स्टूडेंट ऑफ जो इंजीनियरिंग हैं उनको कोर्स के लिए 50,000 रुपया दिया जाता है। ये वन टाइम रहता है, एक ही बार इनको दिया जाता है। वहीं यदि हम इनके घरों की बात कर लें, मोस्ट रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने हैंड ओवर किया है ब्रांड न्यू होम्स अबाउट 5,000 श्रीलंकन तमिल को। नए नए किस्म के फ्लैट टाइप के घर बनाए गए हैं और इनको दिए गए हैं। अब हम बात करें कि भाई सरकार कितना खर्चा कर रही है। एक स्टडी आई है 2023 के एंड में, ये ख़त्म हुई थी। डॉक्यूमेंटेड दैट गवर्नमेंट स्पेंट अबाउट 262 करोड़ ऑन रिफ्यूजी, 170 करोड़ रुपए डायरेक्टली और 92 करोड़ रुपया इनडायरेक्ट तरीके से खर्चा हो रहा है सालाना। अब कंडीशन के बारे में यहाँ पर बात करी जाती है, स्कूलों में इनका इनरोलमेंट कैसे करके चल रहा है। तो 100% इनरोलमेंट स्कूल में है इन बच्चों का। एंड 4,500 ग्रेजुएट्स हैं इन कैंप्स में। तो जाहिर सी बात है, यदि ये लोग पढ़ लिख गए हैं तो अच्छे कामों में ही लगेंगे और भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ अब इनकी कोई जाति नहीं है, ठीक है, जाति को ये लोग भूल चुके हैं, ये लोग रिफ्यूजी के तौर पर रह रहे हैं। तो कम से कम जातिवाद जो है यहाँ से ख़त्म हो गया है। अब हम बात करते हैं 1951 का जो कन्वेंशन हुआ था, रिफ्यूजी कन्वेंशन, जिसमें बोला जा रहा है कि भाई कोई यदि अपनी जान बचा करके भाग रहा है, जान को खतरा है, यदि वो रिटर्न होकर के जाएगा तो उस व्यक्ति को आपको शरण देना चाहिए। भारत ने इसके ऊपर साइन नहीं किया था। ऑलरेडी भारत को लगता था कि हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, इतने ही लोगों को तो हम पेट नहीं पाल पा रहे हैं, तो बाकी लोगों को हम कैसे करके पालन पोषण करेंगे। इसलिए जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है 1951 का, इसके ऊपर साइन नहीं किया है भारत ने। अब तमिलनाडु की सरकार ने एक और कदम ये उठाई है कि भाई इनका जो कैंप्स रहते थे उन कैंप्स का नाम सरकार ने चेंज कर दी है। तो 28 अक्टूबर 2021 को एक ऑर्डर पारित किया गया था जिसमें रिफ्यूजी कैंप का नाम चेंज कर दिया गया, नाम रखा गया है श्रीलंकन तमिल रिहेबिलाइजेशन कैंप। साथ ही साथ ये जो श्रीलंकन रिफ्यूजी रहते हैं उनको एड्रेस किया जाता है एज ए डिस्प्लेस्ड तमिल के रूप में, जो कि श्रीलंकन तमिल हैं इंडिया में। आगे हम बात करते हैं कि शिक्षा के मामले में तमिल जो रिफ्यूजी लोग हैं कैसे करके आगे बढ़ रहे हैं। 2 जनरेशन से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक। तो इन्होंने अपने आप को एम्पावर्ड कर लिया है एक्सपीरियंस और एजुकेशन के मामले में। और ये वाली चीज़ हमको कहाँ पर पता है, कहाँ से पता चला, OFERR के माध्यम से, other well-wishers, donor and political parties that has facilitated the patronage extended by the government of Tamil Nadu and government of India। तो बहुत सारे पॉलिटिक्स वाले लोग, इनको सपोर्ट करने वाले लोग, सरकार, केंद्र सरकार की मदद से काफ़ी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम बात करें, ठीक है, जब श्रीलंका में वार एंड हो गया 2009 में, तो 16,641 जो रिफ्यूजी थे हैव रिटर्न टू श्रीलंका अकॉर्डिंग टू OFERR डेटाबेस। काफ़ी सारे लोगों को वापस भेजा भी गया था जो लोग जाना चाहते थे वहाँ पर, कि भाई यदि अच्छे से रह सकते हैं तो वो लोग गए भी थे। धीरे धीरे करके इनको रिटर्न करने की जो स्पीड है काफ़ी गति पकड़ रही थी।
लेकिन कोविड-19 जब आया ना, तो कोविड-19 की चलते चलते श्रीलंका की हालत खुद ख़राब हो गई, तो वो रिफ्यूजी लोगों को क्या लाएगा अपने यहाँ पर। अब यदि हम बात करें क्या भारत नागरिकता इनको दे सकता है, सरकार यदि सिटीजनशिप देती है जो रिफ्यूजी लोग हैं श्रीलंका के, तो आप जो है लोगों में, लोकल लोगों में इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। द ऑप्शन ऑफ थर्ड कंट्री रीसेटलमेंट आल्सो रिमेन वेरी स्लिम, आल्सो अदर इंटरनेशनल क्राइसिस हैव टेकन प्रायोरिटी।